हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस के साथ उनको डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक ऐसे टॉपिक्स यानी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, डेलिक्वेंट होते हैं, स्पेशल होते हैं, इंक्लूसिव होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस इनसे रहते हैं वो क्वेश्चंस अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो हम इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं आप निम्बस करियर ऐप पे से अवेल कर सकते हैं। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं जिसमें आपको ये स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। तो विद डिस्काउंट ये चल रहे हैं। आप इंटरेस्टेड हैं निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। ठीक है जी। सो बेसिकली हम बात करेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रन कौन से होते हैं, उनमें कौन सी क्वालिटीज रहती हैं, कौन सी फील्ड में वो एक्टिव होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, कितना उनका आईक्यू रहता है, स्पेशल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, डेलिक्वेंट कौन से होते हैं, स्पेशली जो एबल्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं। तो इन सब के बारे में हम क्वेश्चंस के माध्यम से इनको समझेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज, एक रचनात्मक शिक्षार्थी से तात्पर्य उस व्यक्ति से है। एक क्रिएटिव लर्नर कौन सा होता है? सो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही होगी। हाईली इंटेलिजेंट होगा जो क्रिएटिव बच्चा होगा। कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन द टेस्ट, यानी टेस्ट में वो अच्छे मार्क्स ले लेगा। गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी पार्श्व सोच जो होती है और समस्या समाधान में है जो वो बहुत अच्छा होगा। और वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। देखिए अगर हम क्रिएटिव की बात करते हैं तो जनरली जो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी होते हैं वो भी आपके काफी टैलेंटेड होते हैं ड्राइंग में, पेंटिंग में, तो हम उसको क्रिएटिव की कैटेगरी में नहीं शामिल कर सकते हैं। हाईली इंटेलिजेंट होगा, जरूरी नहीं है कि अगर वो हाईली इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव भी हो। ठीक है जी। कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन द टेस्ट, कि टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लेना ये चीज को नहीं दर्शा रहा है कि वो क्रिएटिव होगा। बट जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि गुड एट लेटरल थिंकिंग, जो उसकी पार्श्व सोच होगी और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो निकाल पाएगा उसको हम क्रिएटिव कहेंगे। सो सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सो ये क्रिएटिव लर्नर जो होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन जो होते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड लर्नर। पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया था क्रिएटिव से, अब आपको पूछा गया है गिफ्टेड लर्नर से। सो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? ही एंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, यानी हाथ फड़फड़ाने जैसी अनुशास्त्रिक व्यवहार से संकलन होते हैं। ही इज हाईली टेम्परामेंटल, कि वो अत्यधिक मनमोजी होते हैं, उनका टेम्परामेंट जो है वो हाई रहता है। ही गेट्स अग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, वो आक्रामक और निराश होते हैं। देखिए कोई भी गिफ्टेड लर्नर होगा वो पहली बात ना ही अग्रेसिव होगा, ना ही बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और ना ही किसी छोटी सी बात पे उसका टेम्परामेंट हाई हो जाएगा। तो ये दोनों जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। He can feel understimulated and bored if the class activities are not challenging enough, यानी वो क्लासरूम में अगर क्लासरूम में उसको चुनौतीपूर्ण गतिविधियां नहीं करवाई जा रही हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो काम नहीं करेगा, कम उत्तेजित होगा और ऊब महसूस कर सकता है। तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड थर्ड क्वेश्चन है, idiots are categorized between IQ range। देखिए अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हम IQ को पढ़ते हैं, ठीक है, एक टेबल के माध्यम से उसमें दर्शाया गया होता है कि अगर आपका इतना IQ है तो आप इस रेंज में रहेंगे, आपका ये एरिया रहेगा। ठीक है, अब हमें रेंज बतानी है इडियट की, तो इडियट कौन सी रेंज में आएगा? सो इडियट आएगा आपका 0 से 25 तक का जिसका IQ रहता है वो इडियट की रेंज में आता है। तो बेसिकली आपको जो सुपीरियर रहते हैं, गिफ्टेड रहते हैं, एवरेज एंड नॉर्मल रहते हैं, और इडियट तो बिलो एवरेज के जो रहते हैं, कुछ एक
पॉइंट्स आपको याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो है वो समझ तो आप लेंगे, बट क्योंकि पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह के हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। सो बेसिकली इडियट की बात करते हैं तो उनकी रेंज रहती है 25 तक, ठीक है जी, यानी जिनका IQ 0 से 25 के बीच में आएगा वो कौन सी रेंज में रहेंगे, इडियट की रेंज में रहेंगे। सो ये एक टेबल है, क्लासिफिकेशन दिए हैं, कुछ टाइप्स दिए हैं और IQ रेंज बताई है, यानी इनके बीच में जिनका IQ रहेगा, ठीक है जी। ओके, सो सबसे पहले हमें जो बहुत ज्यादा जरूरी समझना है वो है हमारा नॉर्मल एवरेज, यानी जो व्यक्ति का नॉर्मल IQ रहता है वो रहता है आपका 90 से 109 के बीच में, ठीक है जी। सो बेसिकली आपको ये समझना है, उसके बाद आप सुपीरियर पे जाएंगे, वेरी सुपीरियर पे जाएंगे और जीनियस पे जाएंगे, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपको ये चीजें समझनी है। बिलो एवरेज का 80 से 90 के बीच में रहेगा, बॉर्डर लाइन पे जो रहेंगे वो 70 से 90 रहेंगे, ठीक है। सो उसके बाद आपने समझना इडियट का, तो जो 0 से 25 के बीच में रहेंगे वो आपके इडियट में रहेंगे। सो बेसिकली आपको नॉर्मल कितना रहता है, नॉर्मल एवरेज जो व्यक्ति रहते हैं उनका रहता है 90 से 110 के बीच। फोर्थ क्वेश्चन है हमें, फ्लुएंसी, elaboration, originality and flexibility are the factor associated with, यानी प्रवाह, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन निम्नलिखित में से जुड़े कारक हैं, ये कौन से फैक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। टैलेंट है, गिफ्टेडनेस है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, एक्सक्लेरेशन है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसी आ गया, इलेबोरेशन आ गया, ओरिजिनलिटी आ गया, देखो ओरिजिनल आइडियाज जो रहेंगे वो रहेंगे आपके गिफ्टेड में, ठीक है। डाइवर्जेंट वो होता है जो ओपन एंडेड है, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी गिफ्टेड स्टूडेंट में रहेगी, गिफ्टेड स्टूडेंट होगा ऑब्वियसली टैलेंटेड होगा। एस्केलरेशन आपकी काम करेगी, जब हम एस्केलरेशन का यूज करते हैं, जब हमें कोई भी चीज को असेस करना है तो एक टाइम के हिसाब से आप ज्यादा असेस करते हैं, ठीक है, ठीक है, त्वरण जिसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गिफ्टेडनेस रहेगी जिन बच्चों में, जिनकी फ्लुएंसी अच्छी है, अच्छे से इलेबोरेट कर पाते हैं, ओरिजिनलिटी रहती है उनके थॉट्स में और फ्लेक्सिबल होते हैं, समय के साथ खुद को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है जी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, अब जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो कौन से रहते हैं, इंट्रोवर्ट इन नेचर, नॉन assertive for their needs, independent of teachers, independent in their judgment। देखिए गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, बेसिकली हम बात करें तो ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा कि अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज बेस्ट रहेगी, यानी वो अपने डिसीजन, अपनी जजमेंट्स खुद से ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो है नहीं उनको टीचर्स की जरूरत ना रहती हो, ठीक है। असर्टिव रहते हैं अपनी जरूरतों के प्रति और स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है जी। सो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश इज नॉट कंसीडर्ड द साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, अब हमें बताया गया है, हमें एक साइन बताना है कि डैश को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है, तो हमें साइन कौन सा नहीं मानेंगे हम गिफ्टेड का, ठीक है। कंसीडर क्यूरियोसिटी, क्यूरियस होगा, जिज्ञासु होगा, बिल्कुल इसमें क्यूरियस होगा चीजों के लिए, क्रिएटिव आइडियाज उसमें होंगे, बिल्कुल सही बात है, आइडियाज भी होंगे, फाइटिंग विद अदर्स एंड नोवेलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की नवीनता, नए नए थॉट्स उसमें आएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है, गिफ्टेड है, तो उसमें नए थॉट्स डेफिनेटली आएंगे, तो सी हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है जी। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दूसरों के साथ वो लड़ेगा नहीं, जो क्रिएटिव होगा। ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस को समझना है, उसके बाद हमें इसका आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, हमारा 7th क्वेश्चन है, एजुकेशन फॉर हैंडीक्राफ्ट शुड बी गिवन टू, यानी हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, हैंडीक्राफ्ट जो एजुकेशन है वो हमें किसको देनी चाहिए, क्या गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको देनी चाहिए, ठीक है, जो गिफ्टेड होंगे उनको देनी चाहिए, क्रिएटिव को देनी चाहिए, बैकवर्ड चाइल्ड होंगे उनको देनी, या डेलिक्वेंट होंगे जो अपराधी बच्चा होगा उसको देनी चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन बैठता है हमें कि हमें हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन देनी चाहिए बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है। सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, पिछड़ा बच्चा जो है, जो एक टाइम पीरियड पे बैलेंस नहीं जिसका बन रहा है, थोड़ा सा पीछे रह जाता है, उसको हमें क्या करनी है, हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। In the identification of the gifted children, we must give priority to, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान में हमें निम्नलिखित में से किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है।
किस चीज को प्रायोरिटी पे रखेंगे हम? द टीचर्स ओपिनियन, यानी टीचर्स की क्या राय है उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। द कम्युनिटीज व्यू पॉइंट, समुदाय क्या सोचता है, उनका क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में सोचेंगे। पेरेंट्स का क्या ओपिनियन रहता है, उसके बेसिस पे हम प्रायोरिटी देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि गिफ्टेड स्टूडेंट ऐसा रहेगा जिनके पेरेंट्स के ओपिनियन अच्छे हैं, या जिनके कम्युनिटी का व्यू पॉइंट उसके लिए अच्छा है, या टीचर्स के क्या ओपिनियन है बच्चों के लिए उसके बेसिस। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा कि द रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, हमें किसी बच्चे को बच्चा कैसे गिफ्टेड है ये जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी के, ठीक है, कि हम टेस्ट के माध्यम से किस तरह का स्कोर रहता है, किस तरह से वो अटेम्प्ट करता है क्वेश्चंस को, उसके माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस रहेंगे, उन सभी सेक्शन का एक लास्ट रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो उस रिजल्ट के बेसिस पे हम ये जान पाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो गिफ्टेड चाइल्ड है या नहीं है। तो रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम किसी के टीचर के ओपिनियन टीचर के ओपिनियन से नहीं जज कर सकते, ना ही कम्युनिटी के व्यू पॉइंट से, ना टीचर पेरेंट्स के ओपिनियन से, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर्ड, अच्छा जो क्रिएटिव आंसर्स होते हैं वो उनमें कौन सी चीजें शामिल होती हैं? सो बेसिकली कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली टॉट एंड टेस्टेड। देखिए अब हम बात करते हैं क्रिएटिव आंसर्स की। तो क्रिएटिव आंसर्स क्या होंगे? जिसमें आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। देखिए डिसिप्लिन क्लासरूम है, इसका आपकी एक क्रिएटिव आंसर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, बच्चा रट के आ जाएगा, बस जो रटा है उसको पेपर पे लिख देगा, क्या आप मानेंगे कि वो क्रिएटिव है? बिल्कुल नहीं मानेंगे। डायरेक्टली टॉट एंड, आपने जो फटाफट पढ़ा दिया उसको जो सीधे सिखा दिया उसके ऊपर ही आप उसका टेस्ट ले लेंगे, क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी। जब तक हम ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं देंगे, आपने एक क्वेश्चन दिया, आप बच्चे को बोलोगे खुद से एलेबोरेट करो, खुद से इसके आंसर्स लिखो, तभी हम जान पाएंगे कि क्रिएटिव आंसर है या नहीं है। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू गेटिंग अ पॉइंट। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर। अच्छा अब हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, बच्चों के बीच में क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। सो कोचिंग स्टूडेंट्स फॉर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, की बच्चों को हम कोचिंग दे देंगे, ठीक है, ताकि वो क्या करें, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। पॉसिबल ही नहीं है, हम बच्चों में किस तरह से क्रिएटिविटी लाएंगे अगर हम उन्हें मार्क्स लेने के लिए भी कोचिंग दे रहे हैं, गलत। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चंस एंड नर्चर द इनेट टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर, की प्रश्न पूछने का अवसर देना है, कि हमने बच्चों को बोलना है कि आप जितने ज्यादा हो सके प्रश्न पूछिए, और शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभा का पोषण करना है, जो बच्चों में इनेट क्वालिटीज रहती हैं, ठीक है, इनेट टैलेंट रहते हैं, आपने उनको कहना है कि आप कौन से एरिया में आपका इंटरेस्ट रहता है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। तो इनेट क्वालिटीज जो होती है वो बच्चों इनेट टैलेंट को हमने क्या करना है, नर्चर करना है, बाहर लेके आना है। बिल्कुल सही बात है। एम्फेसिस अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ, यानी स्कूली जीवन की शुरुआत से ही उपलब्धि लक्ष्यों पर जोर देना, यानी जैसे ही बच्चों की स्कूली लाइफ शुरू हुई आपने बच्चों को कह दिया कि बस अब आपके कुछ एक अचीवमेंट गोल्स हैं, अब आपने इनको पाना है, इस पे जोर लगा दीजिए। बिल्कुल नहीं, बच्चों को हमने नहीं कहना है कि आप इस तरह से काम करिए या इस तरह से काम करिए। टीचिंग स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ गुड एजुकेशन, छात्रों को अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य सिखाना, ठीक है, अच्छी बात है, आप बच्चों को प्रैक्टिकल वैल्यूज सिखाएं, यानी ठीक है, गुड एजुकेशन के लिए ये भी ठीक है। बट सबसे बेस्ट अगर हम क्रिएटिविटी लेके आना चाहते हैं तो हम वैल्यू सिखा के क्रिएटिविटी नहीं ला सकते हैं। हम बच्चों को जब तक अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे, देखिए अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आप क्लासरूम है, ठीक है, अब क्लासरूम में डिफरेंट 30 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेंगे, हर एक बच्चे का ओपिनियन डिफरेंट रहेगा। आप बच्चों को क्या करेंगे, क्वेश्चन देंगे और आप क्या कहेंगे, अब उन्हें कहेंगे कि अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, ये आपका ओपन एंडेड हो गया, इससे भी आपकी क्रिएटिविटी दर्शाई जा सकती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हम कैसे बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, एक लर्नर में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि अब आप क्वेश्चंस पूछिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके 11th क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th विजुअली इंपेयर्ड शुड बी, यानी 5th क्लास में एक बच्चा है, ठीक है, जो दृष्टि बाधित, अगर वो दृष्टि बाधित होता है तो क्लासरूम में आपको क्या करना चाहिए, एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल वर्क, यानी आप उसको छोटा लेवल का काम दे देंगे, क्योंकि वो तो देख नहीं सकता है, विजुअली इंपेयर्ड है ना, तो छोटे लेवल का काम दे देंगे।
गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन स्पेशल क्लासरूम, उसके लिए एक स्पेशल क्लासरूम बना देंगे और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। हेल्प्ड विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय फैमिली एंड पीयर, यानी परिवार और साथियों द्वारा उसके नियमित काम की मदद करेंगे, यानी उसकी फैमिली को कहेंगे और उसके जो पेयर ग्रुप है उसको कहेंगे कि उसकी मदद करें। ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज, यानी हम क्या करेंगे अगर इस तरह के बच्चे आते हैं हमारे क्लासरूम में, हम उसको नॉर्मल ट्रीट करेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड है, ये देख नहीं सकता है तो इसको अलग से डेस्क पे बिठा देंगे, अलग से ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे। हम उनको नॉर्मल बच्चों के साथ रखेंगे और हमें क्या करेंगे, उसको स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ऑडियो सीडीज के साथ, यानी वो देख नहीं सकता है बट वो सुन तो सकता है, तो हम सीडीज प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है, ऑडियो सीडीज प्रोवाइड करेंगे। इस तरह के सपोर्ट हम उसे प्रोवाइड कर नॉर्मल ट्रीट करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, इस चीज की बात करें, समावेशी शिक्षा, हर एक बच्चा जो है वो एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ेगा। एक्सेलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मींस, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में त्वरण का क्या अर्थ है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, विद रेफरेंस टू गिफ्टेड स्टूडेंट्स, अगर गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब रहेगा, एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया में तेजी कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सेलरेटिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज, यानी जो शैक्षणिक गतिविधियां उनमें लेन देन तेजी से कर देंगे, यानी स्कॉलिस्टिक यानी जो क्लासरूम में चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं या कुछ भी चीजें चल रही है जिसमें स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज आ जाएंगी, उसमें तेजी कर देंगे। स्पीडिंग अप द ट्रांजैक्शन ऑफ को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज, हम क्या करेंगे, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में तेजी कर देंगे। प्रमोटिंग सच स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट हायर ग्रेड बाय स्किपिंग द प्रेजेंट ग्रेड, यानी ऐसे बच्चों को वर्तमान ग्रेड को छोड़कर अगली उच्च ग्रेड में पदोन्नत करना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेट कैसे करेंगे हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को, कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो गिफ्टेड है, यानी उसका बाकी बच्चों के कंपैरिजन में उसका रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, अब इस तरह का बच्चा जो रहेगा उसको हम प्रमोट कर देंगे हायर ग्रेड में, ठीक है, कि चलो ठीक है, अगर वो सेकंड क्लास में है तो उसको थर्ड से जंप करके फोर्थ में कर देंगे, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका डी बन रहा है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स मे बी आस्क्ड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन क्वेश्चंस डीलिंग, यानी अगर प्रतिभाशाली छात्रों में निम्नलिखित से संबंधित प्रश्नों पर अधिक समय बिताने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, गिफ्टेड स्टूडेंट्स रहेंगे, आप क्या कहेंगे उन्हें कि ज्यादा समय वो किन प्रश्नों को डील करने में लगाए, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग और एनालाइजिंग। सो अंडरस्टैंड सॉरी क्रिएटिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग तो समझना होता है, रिमेम्बरिंग क्या होता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उनका जो एस्पेक्ट है, ठीक है, उस स्टेजेस की आपकी ये सब स्टेजेस है, ठीक है, जिसमें आपकी रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, तो ये सब आ जाती है, सिंथेसिस आ जाता है, तो ये सब उसमें आ जाती है। अब इस तरह के बच्चे अगर गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्लासरूम में रहते हैं तो टीचर क्या करेगा उनको, किस तरह के क्वेश्चंस के साथ वो डील करे, क्रिएटिंग, यानी उनको कहेंगे कि आप नए नए क्वेश्चंस को फॉर्मेट करें, ठीक है, नए क्वेश्चंस बनाए, उनके आंसर्स बनाए, नए कुछ क्रिएट करें। तो एनालाइज करना यानी किसी चीज को आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप एनालाइज कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग यानी जो चीज आपने सीखी है उसको आप अंडरस्टैंड करें और दूसरों को समझाएं। रिमेम्बरिंग, कोई भी चीज आप बस याद कर लो, रट लो, ठीक है, तो रिमेम्बरिंग है बिना कोई तथ्य याद करना, बिना उसकी समझ के, उसको रिमेम्बरिंग कहा जाता है। सो आपका सही आंसर क्रिएटिंग हो जाएगा। Which of the following students need their teachers attention, यानी निम्नलिखित में से किस छात्र को अपने शिक्षकों के ध्यान की आवश्यकता है। अच्छा, अब कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत रहती है टीचर के अटेंशन की, स्लो लर्नर्स को रहती है डेफिनेटली, जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल सही बात है। इंट्रोवर्ट जो रहते हैं उनको भी रहती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों को रहती है। अब इंट्रोवर्ट बच्चा होगा ऑब्वियसली टीचर की जरूरत तो रहती है ना, इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो दोनों को रहती है। गिफ्टेड होगा, गिफ्टेड को भी रहेगी, अगर आप गिफ्टेड को चैलेंजिंग टास्क नहीं देंगे तो उसके ग्रेड्स लो भी जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑल ऑफ दीज जो है वो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा, यानी इन तीनों ऑप्शंस में सबको जरूरत रहती है टीचर के अटेंशन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th क्वेश्चन है, डेलिक्वेंसी इज जनरली सीन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ, अब डेलिक्वेंसी हम कौन सी एज ग्रुप के बच्चों में देख सकते हैं, ठीक है, अपराध। ज्यादा से ज्यादा ये चीजें जो है वो 6 से 14 साल के बच्चे, 8 से 18, 7 से 15 और 9 से 19। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो 8 से 18 साल तक का जो आयु वर्ग है ना, उससे सबसे ज्यादा हमें अपराध वाले चीजें जिसमें बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए आपको ये करवाने की जरूरत रहती है, तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ब्रेनस्टॉर्मिंग इज हेल्पफुल स्पेशली फॉर विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, यानी हम बच्चों के विचार मंथन विशेष रूप से किस श्रेणी के बच्चों के लिए उपयोगी है? ब्रेनस्टॉर्मिंग किस चीज के लिए हेल्पफुल रहता है? बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्रिएटिव चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। सो बेसिकली मैं बात करूं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्पफुल रहता है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट और क्रिएटिव दोनों हो सकते हैं, बट हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, क्रिएटिव आपका सही आंसर हो जाता है। जो रचनात्मक बच्चे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो ये कैटेगरी कौन सी रहती है? क्रिएटिव चिल्ड्रन। Which of the following is true for intelligence and creativity? ओके, सो हमें बताना है इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेटमेंट सही है। किसको लेके? बुद्धि और रचनात्मकता को लेके। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, ऑल क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई आईक्यू। जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिएटिव बच्चे का हाई आईक्यू जो है वो हाई रहे। कई क्रिएटिव चिल्ड्रन ऐसे रहते हैं जिनका आईक्यू एवरेज रहता है। गलत हो गया। ऑल चिल्ड्रन आर क्रिएटिव। अब सारे इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो क्रिएटिव हो, जरूरी तो नहीं है। एक बच्चा है क्लास में टॉप कर रहा है, बट उसमें कोई आप मान नहीं सकते उसमें स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। सम क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव हाई आईक्यू, कि हाँ ठीक है, कुछ एक क्रिएटिव चिल्ड्रन ऐसे भी होते हैं जिनका आईक्यू हाई रहता है, बिल्कुल सही बात है। सम क्रिएटिव चिल्ड्रन हैव लो आईक्यू, ऐसा नहीं है। अगर कोई क्रिएटिव बच्चा है उसका आईक्यू लो नहीं होगा, एवरेज होगा, हाई होगा, बट लो नहीं होगा, ठीक है। सी सही हो जाएगा। विच इज द बेस्ट मेथड टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है? बेस्ट मेथड हमने बताना है। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, जिनको नीड की जरूरत होती है, ठीक है, तो उनके लिए हम किस तरीके से हम अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं? सबसे अच्छा मेथड कौन सा हो सकता है? डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचिंग इन्वॉल्विंग स्टूडेंट, यानी छात्रों को शामिल करते हुए शिक्षण का प्रदर्शन करना, डेमोन्स्ट्रेट करना बच्चों को इंक्लूड करके। डिस्कशन इन द क्लासरूम इन्वॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी जितने अधिक बच्चे होंगे, अधिक संख्या में, उतने ज्यादा उस पर चर्चा होना, ठीक है, उससे चर्चा करें। कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, यानी सहकारी शिक्षा और सहकर्मी शिक्षा, यानी हमने कोऑपरेट करना है हर बच्चे के साथ। एबिलिटी ग्रुपिंग है ना, हमने एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी है कि जिनकी एबिलिटीज जितनी है, कोई ज्यादा तेज है तो उनके ग्रुप बना दो, या उस तरह से पढ़ाने के लिए आप लो आईक्यू वाला है तो उनको कम कर दो। देखिए, बात की गई है स्पेशली एबल्ड की, तो हमने एबिलिटी ग्रुपिंग करनी ही नहीं है। आप क्लासरूम में सिर्फ मैक्सिमम नंबर ला रहे हैं डिस्कशन के लिए, उनसे हम उनको बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं? आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना है, हमें क्या करना है? कोऑपरेटिव लर्निंग लेके आनी है, कोऑपरेट करना है, ठीक है। आप वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ते हैं हम सोशियो कल्चरल अप्रोच में, जिसमें उस बात करते हैं सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव लर्निंग की। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेशन लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, असिस्टिव लर्निंग, ये सब चीजें जो है वो हमारी आ जाती है स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन में, ठीक है। तो कोऑपरेट करना है हमने उनके साथ, क्योंकि डिफरेंटली स्पेशली एबल्ड कहा है ना, तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले आ जाएंगे, स्पेशली एबल्ड आ जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले आ जाएंगे। तो इस तरह के बच्चे रहेंगे, उनके साथ पीयर ट्यूटरिंग, उनके ग्रुप्स बना देने हैं ताकि वो एक दूसरे से सीखें, कोऑपरेटिव लर्निंग करनी है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 18 का सी। गिफ्टेडनेस इज ड्यू टू, अच्छा अब ये प्रतिभा का जो चरण है, प्रतिभाशीलता का चरण है, वो किस वजह से होती है? गिफ्टेडनेस किस वजह से देख सकते हैं? जेनेटिक मेकअप की वजह से, इन्वायरमेंटल मोटिवेशन, बोथ ए एंड बी, साइको सोशल फैक्टर। देखिए, मनोसामाजिक कारक जो है वो आपकी गिफ्टेडनेस में कहीं पे भी फिट नहीं बैठते हैं, ठीक है। अब बात रही 3 ऑप्शन की। देखिए, जेनेटिक मेकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी गिफ्टेडनेस के लिए। जिस तरह से आपके जीन्स रहेंगे, आपके पेरेंट्स रहेंगे, उस तरह का प्रभाव आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका प्रभाव पड़ेगा इन्वायरमेंटल मोटिवेशन, किस तरह का आपका पर्यावरण है, किस पर्यावरण में आप रह रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके पीयर हैं, आपकी स्कूल है, आपके सोसाइटी है, ये सब चीजें जो है आपके इन्वायरमेंटल मोटिवेशन में आ जाती हैं। तो इन्वायरमेंटल मोटिवेशन से ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस रहता है आपके जेनेटिक मेकअप का गिफ्टेडनेस के लिए, ठीक है। तो हर चीज के लिए, इवन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हम बात करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक व्यक्ति सेम नहीं हो सकता है, उसमें कुछ एक भिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे आप जीन्स की वजह से ले लें, चाहे आप इन्वायरमेंट की वजह से ले लें, ठीक है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ, दोनों जो है वो हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट
द सिम्टम ऑफ माल एडजस्टेड चाइल्ड। देखिए माल एडजस्टेड चाइल्ड कौन से होते हैं? जो सोसाइटी में जो सोशली बैलेंस्ड नहीं होते हैं, ठीक है, समाज में जो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो कौन सा सिम्टम नहीं होगा? नेल बाइटिंग, ठीक है, कि नाखून चबाना, बिल्कुल सही बात है, ये इसका सिम्टम है। क्विलरिंग द पेयर, तो साथियों के साथ बार बार झगड़ा करना, ये भी आपका माल एडजस्टेड चाइल्ड की एक सिम्टम हो जाता है। एंड इमोशनली मेच्योर जो बच्चे रहते हैं वो आपके नहीं आएंगे। स्टैमरिंग यानी हकलाते हैं, वो भी आपके किस में आ जाते हैं? माल एडजस्टेड में आ जाते हैं। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। जो इमोशनली मेच्योर्ड होगा, भावनात्मक रूप से परिपक्व होगा, वो आपका माल एडजस्टेड, क्योंकि माल एडजस्टेड में वही आता है जो आप कह सकते हैं सोशली इल रहता है, ठीक है, सोसाइटी में इजीली अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो ये चीजें जो है वो हमारी ऑप्शन नंबर किस में आ जाएंगी? सी में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए आपके साथ ये डिस्कस करना जरूरी रह जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन, यानी जो विकलांग बच्चों के लिए एक एकीकृत शिक्षा का केंद्र है, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए? हमने जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बनाते हैं हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए, किनके लिए? डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो रहते हैं, ठीक है, यानी स्पेशली एबल्ड जिनको रहते हैं, जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत रहती है, उनका एम क्या प्रोवाइड करना है? एजुकेशन अपॉर्चुनिटी क्या है उनका? स्पेशल स्कूल्स में हम उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, यानी जो डिसेबिलिटी वाले रहेंगे, ओपन स्कूल में, रेगुलर स्कूल में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल्स। सो बेसिकली बात करूं तो जब भी हम बात करते हैं डिसेबिलिटीज वाले बच्चे रहते हैं, ठीक है, आपके स्पेशली एबल्ड रहते हैं, इम्पेयरमेंट वाले रहते हैं, विजुअली हैंडीकैप रहते हैं, विजुअली हेयरिंग वाले रहते हैं, हैंडीकैप रहते हैं, आप देख सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले बच्चे रहते हैं। तो हमने उनको एजुकेशन कहाँ पे देनी है? रेगुलर स्कूल में देनी है। हमने किसी तरह का किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, तो रेगुलर स्कूल में हमें उनको एजुकेशन देनी है। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के, उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं, हमारा HP TGT कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। TGT कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है। कुछ और बैचेस आपके चल रहे हैं, आप परचेज करना चाहते हैं निम्बस करियर ऐप पे जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपकी कोई क्वायरी रहती है। सो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और बहुत अलग अलग वीडियोस हम बना चुके हैं डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और कुछ और आएंगी आगे, तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।